नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल और मंत्री सुबोध उनियाल का मामला अभी थमा भी नहीं है कि बयानबाजी का एक और विवाद सामने आ गया है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही खानपुर के विधायक उमेश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। मदन कौशिक पर चैंपियन ने पार्टी के साथ भीतरघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मदन कौशिक ने बीजेपी के विधायक उम्मीदवारों को हराने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने खानपुर विधायक पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। मैं विकास पुरुष हूं, 20 साल विधायक रहा हूं, लगातार उत्तराखंड में जनता की सेवा करी है। अपनी विधानसभा को मैं फर्श से अर्श तक ले गया, अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र था जिसको विकसित क्षेत्र बना के छोड़ा। आज मैं आपको बताऊं, मैं सिडकुल के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत था। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2018 में मैंने उनको बुलाया था 7 मार्च को, और मुख्यमंत्री घोषणा करा दी थी कि खानपुर में सिडकुल खोला जाएगा। फिर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने और सरकार का आखिरी दिन था, आचार संहिता लग रही थी 8 तारीख को, जनवरी को। 7 जनवरी 2022 को मेरे भाई पुष्कर सिंह धामी जी ने मेरे लिए सिडकुल का आदेश जारी किया कि खानपुर। उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी यात्रा देहरादून स्थित डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में है, जो मौजूदा वक्त में 9% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि 93,000 के करीब राज्य की नौकरियों में पद रिक्त हैं। इसके अलावा पिछले 6-7 सालों से सरकारी विभागों में भर्ती का नाटक किया जा रहा है और भर्ती नहीं की जा रही है, केवल ढकोसला किया जा रहा है, जिससे जाहिर हो जाता है कि राज्य सरकार का चेहरा नौजवान विरोधी है। जो भर्ती के लिए हाइट रखी गई है, जो मिलिट्री के लिए छूट है पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, वो छूट भी समाप्त कर दी है, बल्कि 2-3 इंच और बढ़ा दी है हाइट, 2-3 सेंटीमीटर और हाइट बढ़ा दी है। तो ये है इनका रवैया, ताकि यहाँ के नौजवान भर्ती ही ना हो सके। ये मतलब मैं छोटे छोटे उदाहरण बताया हूँ। तो आज विवश होकर के हमने ये निकाला है और मैंने कहा कि मेरी तो एक सांकेतिक पद यात्रा है, बाकी अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सब लोगों के ऊपर है कि उसको आगे लेकर के चले। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। पूरा देश राममय नजर आ रहा है। लोग हर्षोल्लास के साथ दिवाली की तरह जश्न मनाने को बेताब हैं। हरिद्वार में घर घर अक्षत निमंत्रण दिया जा रहा है। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जा रहा है। पत्रक को खासतौर पर छपवाया गया है, जिसमें इस बात की अपील भी की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना पहुंचें। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्या करें, इस बात की जानकारी भी पत्रक में दी गई है। पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। श्री राम जन्मभूमि के अंदर जो श्री रामलला प्रतीक्षित रामलला मंदिर का निर्माण हुआ है और श्री रामलीला वहाँ विराजमान हुए हैं, उसके निमंत्रण के लिए समस्त भारतवर्ष में यह एक अभियान चलाया गया है कि हम प्रत्येक घर में जाकर यह एक श्री राम का चित्र जो वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है और यह एक निमंत्रण पत्र और अयोध्या में पूजित अक्षतों के सहित जिनकी पूजा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पूजा हुई है, विद्वान संतों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, उन समस्त अक्षतों को लेकर आज हम अब प्रत्येक घर में, प्रत्येक भारत के प्रत्येक घर में जा रहे हैं। अयोध्या से जो पूजित होकर अक्षत आए हैं, उसको एक शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव वासियों ने उसका स्वागत किया और गांव के अंदर एक शोभा यात्रा निकालते हुए जन जागरण का काम हुआ है। और मैं देख रहा था कि जगह जगह लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जगह जगह उसका स्वागत कर रहे थे। एक अपार उत्साह का माहौल। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। घना कोहरा वाहन चालकों की सरदर्दी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है।
विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात विकास नगर की करें तो सर्दी के इस मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग घरों और दुकानों में अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है, ऐसे में अलाव से लोगों को राहत मिल रही है। तो सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है और अलाव एकमात्र खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें सुबह के वक्त में दुकान में जाना पड़ता है या फिर जो चौक चौराहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। रैन बसेरों का इंतजाम भी उनके लिए किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। खुद को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े ज्यादा लोगों ने पहने हुए हैं। अलाव आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरह से चौक चौराहों पर जलती हुई नजर आ रही है, दुकानों के बाहर जलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं गर्म रखने में यह अलाव काफी लाभदायक भी साबित हो रही है। बुलेटिन में बात रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव की भी कर लेते हैं, जहां लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल जलभराव की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल यहां ग्रामीणों को उम्मीद थी कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, लेकिन आलम यह है कि ग्रामीण व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने के कारण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल रास्ते पर जलभराव की समस्या को लेकर लोगों ने नगर पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि गांव में प्रवेश के वक्त एक बस्ती में मुख्य मार्ग पर लंबे वक्त से गंदा पानी भरा हुआ है और लोगों को मजबूरन गंदे पानी से निकलकर आना जाना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी पानी के रास्ते से ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। ये समस्या पानी की 2 साल तक नाला नहीं खुद रही है और कई फेरी जा लिया जिला पंचायत पर, कभी एसडीएम को बताओ, एसडीएम को लिखवाया नगर पंचायत पर, फिर उसे लिख दिया पटवारी को लाओ, पटवारी पे जहाँ वो नहीं आता कि उसे जाके गए सर मांगू, वो नहीं आ करता काम आगे। सर पानी का समाधान तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमें वहाँ का निकासी का ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह लोगों ने जोड़ पर अतिक्रमण कर लिया है, वो अतिक्रमण भी खाली कराया जाना है और जब लोग अतिक्रमण कर लेंगे तो लोगों को ही परेशानी होगी उस चीज की। ये ग्रामीण क्षेत्र था और नगर पंचायत अभी 2 साल से ही स्थिति में आई है और अभी नगर पंचायत के साधन भी सीमित है, बजट भी सीमित। उत्तराखंड में उत्तरायणी मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर में सरयू गोमती संगम पर उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका बागेश्वर की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी से शुरू होने वाले उत्तरायणी मेले में 6 स्टार नाइट्स का आयोजन होगा। मेले को भव्य बनाने के लिए नौकायन हिली सेवाओं की व्यवस्था रहेगी, साथ ही नए कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। साथ ही तिमाही करने सरयू घाट में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था भी की गई है। कार्य हमारी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सभी टेंडर जो है हमारे लग चुके हैं, उसमें कार्य कम से कम 50 से 60% हमारा काम भी इसमें पूर्ण हो चुका है। नया क्या इस बार नौकायन पिछले साल भी था, इस साल भी नौकायन है और झूले चरके सर्कस ये पिछले साल भी था, इस साल भी हैं और हेली सेवा के लिए हमारा प्रयास भी जारी है। अगर हेली सेवा में मिल जाती तो हम हेली सेवा का भी वो करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक नया जैसे कोई म्यूजिशियन अगर हमें ढंग का मिल जाए तो एक नाइट में उसका हम जो है म्यूजिशियन का प्रोग्राम रखने के लिए हमारा इस वर्ष का उत्तरायणी 2024 का कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन जो है वो 14 जनवरी को प्रस्तावित है और इस वर्ष में जो मेले का ड्यूरेशन प्रस्तावित किया गया है, यहाँ की जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय है उनकी अध्यक्षता में, तो 7 दिवस का ये ड्यूरेशन फिक्स हुआ है, 6 नाइट्स का। पुराने समय में किए गए काम कब परंपरा का रूप ले लेते हैं, इसका किसी को आभास ही नहीं होता। ऐसा ही कुछ गोरखाली समुदाय में भी देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि गोरखाली समुदाय की बहुएं प्राचीन काल में अपने घर से सामान चुराती थीं और जंगल में पार्टी करती थीं, जिसे खाजा भात कहा जाता था। वहीं आज गोरखाली समुदाय में ये परंपरा का रूप ले चुका है। हरिद्वार में गोरखाली समुदाय की महिलाएं अब इसे वनभोज के नाम से मनाती हैं, जिसमें लोकगीतों पर महिलाएं बच्चे जमकर नृत्य करते हैं। हरिद्वार के गरीबदासी आश्रम में समुदाय की सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने वनभोज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पहाड़ी संस्कृति की झलक भी खूब देखने को मिली। जी हाँ। लेडीज आपस में जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में सहेलियों को, ए बहन तू अपने घर से चावल ले आना, तुम पतीला ले आना, तुम लकड़ियाँ ले आना, तुम आग ले आना, तुम घी ले आना, ऐसे करके, और तुम सब्जियाँ ले आना। तो वो करके एक ना अपना खाना बना के चावल, क्योंकि पुराने टाइम पे चावल की बहुत कमी थी, तो चावल चुरा के लाती थी, तो उसको ना
एक खाजा भात कहते थे। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब जैसे ये हम यहाँ सारे अब सशक्त हो गए, पर ये हमारी परंपरा चली आ रही है। अब उसको हमने एक रूप दे दिया है कि एक गेट टुगेदर हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा, तो हम इसे एक वनभोज की तरह से मनाते हैं। तो कह सकते हैं कि पुराने टाइम पे जब बहुएं जो होती थी वो एक तरह से भूखी होती थी और एक पिकनिक मनाती थी। आप पिकनिक उत्तराखंड में आगामी कुछ महीनों के बाद चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार क्या कुछ बदलाव रहेगा उसको लेकर के भी आपको जानकारी देते हैं। बताते चलें कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी 38 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की है। बता दें कि अभी चारधाम मार्गों पर इलेक्ट्रिक कार और बसों की बैटरियां की क्षमता तय है। इसके साथ ही तय किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है और चार्जिंग पॉइंट ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक वाहन चालक लंबा सफर करने से हिचकते हैं। चारधाम रूट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा है और इसके लिए परिवहन विभाग ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बनाई है। चारधाम यात्रा मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहा है। हाँ, चारधाम यात्रा का जो मार्ग है हमारा, उन मार्गों पे हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे तक बढ़ भी चुका है। इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा था और हर एक जो मार्ग है उसमें कुछ कुछ दूरी पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे मेन जरूरी पार्ट होता है चार्जिंग स्टेशन। जिससे नॉर्मल गाड़ी के लिए ईंधन होता है, तेल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी के रूप में यहाँ चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बात क्या, उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हो सकता है कि आपको नए जो चारधाम यात्रा का जो सीजन आएगा उसमें। उत्तराखंड पुलिस ने ड्रग्स फ्री मिशन 2025 अभियान चलाया है, जिसके तहत देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में उत्तरकाशी पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने एक तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जयवीर सिंह राणा के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से करीब 6 लाख रुपए कीमत की 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ मोरी थाने में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 और उत्तरकाशी पुलिस की जो नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है उद्यन, इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल रात्रि में उत्तरकाशी पुलिस की मोरी थाने ने और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम जयवीर सिंह राणा बताया जा रहा है और ये मोरी का ही रहने वाला है। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 3 किलो 4 ग्राम चरस बरामद की गई है और इसी बरामदगी के आधार पे इसके खिलाफ थाना मोरी में 8/20 एनडीपीएस में मुकदमा। बुलेटिन के आखिर में बात नरेंद्र नगर की, जहां महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 10 जनवरी तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में राज्य की 16 टीमें शिरकत कर रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। पहला मुकाबला पौड़ी और बागेश्वर के बीच खेला गया, जिसमें पौड़ी की टीम ने 1-0 से जीत हासिल की। फिजिकली फिट है अपना, और दूसरा ये है कि इससे मतलब हम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करें तो नेशनल इंटरनेशनल इस फील्ड पे आराम से पहुंच सकता है। अपने देश मतलब एक है कि अपने देश के रिप्रेजेंट करना है और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है और फुटबॉल को आगे ले जाना है, क्योंकि फुटबॉल हमारे इंडिया में बहुत पीछे रह गया। मतलब ज़्यादा क्रिकेट ही चलता है। प्रथम टिहरी कप की जो शुरुआत है वो हमारे पिछले साल हुई थी और जिसमें हमारे जो है 14 टीमों ने प्रतिभाग किया था। ये महिला ओपन वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता है और इस साल द्वितीय टिहरी कप का जो आयोजन है वो भी जो है आज हो चुका है। माननीय मुख्य अतिथि जो हमारे सुबोध उनियाल जी हैं, मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर, उनके द्वारा जो है आज जो है इसका उद्घाटन कार्यक्रम किया गया है। सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि देश का हर नागरिक स्वस्थ और स्वच्छ रहे, स्वच्छता के प्रति उसका ध्यान और खेलों के प्रति उसका जो रुझान होगा। जो खेलो इंडिया फिट इंडिया का एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंशा है उसको निश्चित रूप से प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। अच्छा, जिस तरह बच्चों में उत्साह है और जिस तरह स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधियों का इसमें सहभागिता है, मैं समझता हूँ ये टूर्नामेंट बहुत लंबा जाएगा और आने वाले समय में ये द्वितीय टूर्नामेंट कभी न कभी बच्चों को मौका मिलेगा कि ये गोल्डन जुबली टूर्नामेंट के रूप में भी यहाँ पर इसका आयोजन होगा। निरंतर मेरे तरफ से भी जो प्रयास रहेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं उसको करता रहूँगा। फिजिकली फिट है अपना, और दूसरा ये है कि इससे
उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।